लॉ ऑफ टॉर्ट्स विद करेंसी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अगर कोई पर्सन बिना किसी इंटेंशन और नेग्लिजेंस के प्लेंटिफ को कोई हार्म पहुंचाता है तो वो उस हार्म के लिए लायबल होता है, फिर चाहे डिफेंडेंट ने उस हार्म को रोकने या कम करने के लिए कितने भी एफर्ट्स ना डाले हों, वो नो फॉल्ट लायबिलिटी कहलाता है। इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसके 3 इसेंशियल्स हैं। पहला बात करता है डिफेंडेंट ने कोई डेंजरस थिंग को यूज़ में लेके प्लेंटिफ को हार्म पहुंचाया हो। डेंजरस थिंग्स लाइक नॉक्शियस फ्यूम्स, एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सीवेजेस, इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी। साथ ही उस डेंजरस थिंग्स का डिफेंडेंट के प्रेमिसेस से स्केप हुआ हो और डिफेंडेंट ने उन डेंजरस थिंग्स को अपने नॉन नेचुरल यूज़ में लिया हो। रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में इस केस को पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि डिफेंडेंट के प्रेमिसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड था जो कि डेंजरस था। साथ ही उस डेंजरस थिंग का स्केप हुआ डिफेंडेंट के प्रेमिसेस से, जिससे प्लेंटिफ को डैमेजेस फेस करने पड़े। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को नॉन नेचुरल यूज़ में लेने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो स्केप देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द रूल। रीड वर्सेस लियोन्स एंड कंपनी 1947। इस केस में प्लेंटिफ, जो कि वुमेन है, डिफेंडेंट की एम्यूनेशन फैक्ट्री में एम्प्लॉय होती हैं। एक दिन जब प्लेंटिफ अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं, एक बॉम्ब शेल जो कि डिफेंडेंट की एम्यूनेशन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती हैं। डिफेंडेंट की अपने पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होती है, भले ही वो एक डेंजरस थिंग्स क्यों ना हो, क्योंकि उस डेंजरस थिंग्स का डिफेंडेंट के प्रेमिसेस से कोई भी स्केप नहीं हुआ था, जिसके चलते डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। क्रोहर्स्ट वर्सेस अमीशम बरियल बोर्ड 1878। इस केस में डिफेंडेंट कुछ पॉइजनस ट्रीज अपने प्रेमिसेस में ग्रो करता है, जिसकी ब्रांचेस स्केप करके प्लेंटिफ के हाउस में पहुंच जाती हैं, जिससे प्लेंटिफ की कैटल उन पॉइजनस लीव्स को खाने के चलते मर जाती है। डिफेंडेंट इस केस में लायबल माना जाता है। एक्सेप्शंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा प्लेंटिफ्स कंसेंट, चौथा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और पांचवा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। लेट्स सी केस लॉज। फर्स्ट एक्सेप्शंस, प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट। पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स 1849। इस केस में प्लेंटिफ का हॉर्स डिफेंडेंट के प्रेमिसेस में एंटर करके एक पॉइजनस ट्रीज की लीव्स को कुतरने मतलब चबाने लगता है, जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि डिफेंडेंट ने किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज कॉज नहीं किया था, हॉर्स ने खुद डिफेंडेंट के लैंड में आके ट्रेसपास किया था, जिसकी वजह से डिफेंडेंट इस केस में लायबल नहीं होता है। सेकंड एक्सेप्शन, एक्ट ऑफ गॉड। कॉल्स वर्सेस मार्शलैंड 1878। लास्ट क्लास में भी हमने इस केस को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था एक नेचुरल फोर्स से डील करते हुए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है, जिसके चलते प्लेंटिफ को लॉस फेस करना पड़ता है। वो डिफेंडेंट के खिलाफ डैमेजेस रिकवर करने के लिए सूट फाइल करता है, क्योंकि डिफेंडेंट अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट नहीं होता है, जिसके चलते डिफेंडेंट इस केस में लायबल नहीं होता है। थर्ड एक्सेप्शन, प्लेंटिफ्स कंसेंट। कार्स्टेयर वर्सेस टेलर 1871। इस केस में प्लेंटिफ, जो कि डिफेंडेंट की बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर किराए पर लेता है, डिफेंडेंट जो कि खुद अपनी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर रहता है, डिफेंडेंट के पार्ट पे बिना किसी नेग्लिजेंस के छत की टंकी लीक होने से सारा पानी प्लेंटिफ के घर में फ्लड कर जाता है, जिससे प्लेंटिफ के सारे गुड्स गीले हो जाते हैं। क्योंकि वाटर दोनों यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए बेनिफिशियरी था, और साथ ही प्लेंटिफ वहाँ अपनी कंसेंट से रह रहा था, जिसके चलते डिफेंडेंट इस केस में लायबल नहीं होता है। फोर्थ एक्सेप्शन, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर कोई स्ट्रेंजर प्लेंटिफ को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाता है जो ना ही डिफेंडेंट का सर्वेंट और उसके किसी भी तरीके से कंट्रोल में हो, ऐसे केसेस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। रिचर्ड वर्सेस लोथियन 1930। इस केस में कुछ स्ट्रेंजर्स डिफेंडेंट के वॉश बेसिन का वेस्ट पाइप को ब्लॉक कर देते हैं और टैप को
ओपन कर देते हैं। पानी के ओवरफ्लो होने से प्लेंटिफ के सारे गुड्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। लेकिन अगर स्ट्रेंजर्स का एक्ट डिफेंडेंट द्वारा पहले से देखा जा सकता तो डैमेजेस होने से रोके भी जा सकते थे। ऐसे में ये डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कि वो डैमेजेस को होने से प्रिवेंट करे। साथ ही डिफेंडेंट ऐसा करने में फेल हो जाता तो वो इस ड्यूटी ऑफ ब्रीच के लिए लायबल भी होता। फिफ्थ एक्सेप्शन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यू यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी में किया गया एक्ट खुद में ही एक डिफेंस है, लेकिन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इस बात का डिफेंस नहीं ले सकेगी जब वो नेग्लिजेंट होंगे अपने पार्ट पर। ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटरवर्क्स कंपनी 1894। इस केस में डिफेंडेंट की कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर को लेके स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है। डिफेंडेंट के पार्ट पे बिना किसी नेग्लिजेंस के कंपनी की मेन पाइपलाइन फट जाती है, जिसके चलते प्लेंटिफ का प्रेमिसेस फ्लडेड हो जाता है। क्योंकि डिफेंडेंट कंपनी अपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी परफॉर्म कर रही होती है, जिसके चलते वो इस केस में लायबल नहीं होते हैं। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अगर कोई पर्सन किसी हजार्डियस और डेंजरस एक्टिविटी में एंगेज है, ऐसे में अगर किसी भी पर्सन को डेंजरस और हजार्डियस एक्टिविटी से कोई भी हार्म होता है तो वो पर्सन जो ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी करता है वो एब्सोल्यूटली लायबल होगा। यूनियन कैम्ब्रिज कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1894 के दिसंबर की 2 से 3 तारीख के बीच एक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का केमिकल कंपाउंड और साथ ही बाकी टॉक्सिक गैसेस एक प्लांट यूनियन कैम्ब्रिज इंडियन लिमिटेड से लीक करती हैं, जिसकी वजह से एक मैसिव डिज़ास्टर होता है। ये प्लांट भोपाल में पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करने का काम करता था। UCIL जो कि सब्सिडरी है यूनियन कैम्ब्रिज कॉरपोरेशन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है USA की। इस गैस लीक डिज़ास्टर के चलते कम से कम 3000 लोगों की जान चली जाती है और साथ ही तकरीबन 6 लाख लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके चलते ना जाने लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। साथ ही विक्टिम के बिहाफ पे लार्ज नंबर ऑफ केसेस फाइल किए गए UCC के खिलाफ में। लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स थे वो लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा से बिलोंग करते थे। बहुत से एफर्ट्स बनाए गए गवर्नमेंट और UCC के बीच कि वो इस मामले को कोर्ट के बाहर सेटल करने की कोशिश करें, लेकिन फेल रहे। इसके बाद भारत सरकार ये ऑर्डिनेंस पास करती है कि द भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट 1985 सेक्शन 3 जो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करे जिनको क्लेम मिलना चाहिए। 4 साल से लंबे कोर्ट केस के बाद यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन कैम्ब्रिज कॉरपोरेशन के बीच में सेटलमेंट हुआ, जिसमें कोर्ट ने डिक्री पास किया यूनियन कैम्ब्रिज कॉरपोरेशन को एज अ 50 करोड़ कंपनसेशन पे करने के लिए। ये केस हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और ड्रॉबैक साबित हुआ, जिसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी को कंसिडरेशन में लाया गया ताकि कोई भी रॉन्ग डूअर अपनी लायबिलिटी से एस्केप ना हो सके। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्ट 1987। ठीक भोपाल गैस ट्रेजेडी के 1 साल बाद तकरीबन दिसंबर 4 से 5 के बीच दिल्ली शहर में एक श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के नाम से एक ओलियम गैस लीक होती है। गैस की लीकेज के चलते 30 हज़ारी कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की डेथ हो जाती है और साथ ही बहुत से लोग सीवियर अफेक्ट कर जाते हैं, जिसके बाद बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट एक बोल्ड डिसीजन लेती है और रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इंडियन लॉ में इंट्रोड्यूस करती है, जिसके चलते कोर्ट ये डिक्लेयर करती है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होंगे। इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इस केस को ताश ट्रेपिज्म केस के नाम से भी जाना जाता है। MC मेहता एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं जिसमें वो स्टेट करते हैं ताजमहल मॉन्यूमेंट की मार्बल्स येलो हो रही हैं कुछ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से आते पोल्यूशन से। पिटीशन फाइल करने के साथ साथ पिटीशनर ताज ट्रेपिज्म जोन के पोल्यूशन सोर्स को भी मेंशन करते हैं, जिसमें वो ये स्टेट करते हैं मथुरा की रिफाइनरी केमिकल इंडस्ट्री आगरा की मेजर पोल्यूटेंट सोर्स है। साथ ही इंडस्ट्री से निकली सल्फर डाइऑक्साइड नाम की टॉक्सिक गैस जो कि ऑक्सीजन से मिलती है, जिसके चलते एसिड रेन होती है, जिससे मॉन्यूमेंट ताजमहल की मार्बल की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही होती है,
जिसके लिए पिटिशनर कोर्ट से यह अपील करता है कि इसके चलते कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, जिससे ताज ट्रेपेजियम जोन में पोल्यूशन और ताजमहल मॉन्यूमेंट की मार्बल को इरोड होने से रोका जाए।